फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का थर्ड मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम फॉलोइंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कौन सी टॉपिक को? टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो हम बात करेंगे फ्रेंच सोसाइटी की। कब? ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो चुका था और एक पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट हो चुका था, तो अगला स्टेप था टू ग्रांट राइट्स टू द सिटीजंस एंड मैन ऑफ द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी शुरुआत की एक डिक्लेरेशन से, जिसे कहा गया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो क्या कहा गया? उसको कहा गया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत किससे हुई थी? एक डिक्लेरेशन से, और वो डिक्लेरेशन था द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग फ्रेंच सिटीजन्स को सेवरल राइट्स ग्रांट किए गए, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सब राइट्स ग्रांट किए गए। अब ये सारे राइट्स को एस्टैब्लिश किया गया एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। कैसे एस्टैब्लिश करा गया? एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। अब इसका मतलब था कि ये राइट्स हर ह्यूमन बीइंग के जन्मसिद्ध अधिकार थे और इन राइट्स को उनसे कोई नहीं छीन सकता है। They belonged to each human being by birth and could not be taken away. और ये स्टेट की ड्यूटी थी कि वो सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स की प्रोटेक्शन करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था फ्रांस का, उसकी शुरुआत किससे हुई थी? उससे हुई थी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। और इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग फ्रेंच सिटीजन्स को कई सारी राइट्स ग्रांट की गई, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ये सब जो राइट्स थे वो थे नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। और स्टेट की ड्यूटी थी कि वो सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स की प्रोटेक्शन करे। तो ये जो थे, मतलब द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये क्या थे? तो ये थे men are born free and remain free and equal in rights। मतलब men जो हैं वो फ्री हैं and they should remain free, और equal rights मिलनी चाहिए सबको। The aim of every political association is the preservation of the natural and inalienable rights of man. These are liberty, property, security and resistance to oppression. तो किसी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन की जो है एम होनी चाहिए टू प्रिजर्व द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी resides in the nation. No group or individual may exercise authority that does not come from the people. तो
यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकता ऑन द नेशन जब तक इट डजंट कम फ्रॉम द पीपल, मतलब कॉमन पीपल से जब वो आती है तभी कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज हो सकती है। एक इंडिविजुअल अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाटएवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। और लिबर्टी क्या होती है? फ्रीडम। मगर वो फ्रीडम ये अलाउ नहीं करती कि आप किसी और को नुकसान पहुंचाएं। द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड only actions that are injurious to society। और लॉ को क्या राइट है कि ऐसे एक्शंस को फॉरबिड करे जो सोसाइटी को हार्म करते। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, मतलब लॉ जो है वो एक्सप्रेशन है कॉमन पीपल का, उनकी सोच का, उनकी विल का, कि वो क्या चाहते हैं, वो होता है लॉ। All citizens have the right to participate in its formation, personally or through their representatives. All citizens are equal before it. तो all citizens मतलब सारे जो citizens हैं उनको ये right है कि जब law बनाया जा रहा हो तो वो उसमें participate करें, चाहे वो personally भी हो सकता है या अपने representatives के थ्रू। और सारे सिटीजन्स इक्वल हैं। नो मैन मे बी अरेस्टेड, अक्यूज्ड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमिन्ड बाय द लॉ। मतलब हम किसी को भी अक्यूज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि सो एंड सो हैज डन दिस। हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, हम किसी को डिटेन नहीं कर सकते। और ये सब हम तभी कर सकते हैं जब इट इज डिटर्मिन्ड बाय द लॉ। लॉ कहता है हाँ ये पर्सन अक्यूज्ड है तो इसको डिटेन करो या अरेस्ट करो, तभी ये हो सकता है। मगर हम ऑन आवर ओन कैन नॉट डू इट। एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली। He must take responsibility for the abuse of such liberty in cases determined by the law। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं अपने थॉट्स। मगर अगर ये जो कुछ भी मतलब हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या प्रिंट में भेज रहे हैं वो अगेंस्ट द लॉ है तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स and for the expenses of administration, a common tax is indispensable. It must be assessed equally on all citizens in proportion to their means. मतलब टैक्स लेना बहुत जरूरी है मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स और एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब पब्लिक के लिए जो काम होता है या एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए टैक्स तो बहुत जरूरी है लेना, मगर ये इक्वली असेस होना चाहिए और सारे सिटीजन्स को एक ऐसा टैक्स देना चाहिए विच इज इन प्रोपोर्शन टू देयर मींस, मतलब उतना दे जितना वो दे सकते हैं। तो असेस इसी तरह से करना चाहिए कि जो ज्यादा अर्न करते हैं वो ज्यादा टैक्स दें और जो कम करते हैं वो कम दें। Since property is a sacred and viable right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires it. In that case, a just compensation must be given in advance. तो जो प्रॉपर्टी है हर एक पर्सन उसको ओन कर सकता है और कोई उसको ले नहीं सकता अनलेस कोई पब्लिक नेसेसिटी आए, और वो भी कब ले सकते हैं जब एक कॉम्पनसेशन दिया जाए उस पर्सन को जिसकी प्रॉपर्टी है और वो कॉम्पनसेशन एडवांस में होना चाहिए। तो ये था द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग
एस्पेक्ट को हाईलाइट एंड डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेरियस पॉलिटिकल सिंबल्स जो मेन एंड वुमेन यूज करते थे टू कम्युनिकेट सर्टेन आइडियाज एंड थॉट्स, स्पेशली of the Declaration of the Rights of Man and Citizens। और ये कब होता था? 18th सेंचुरी में। तो 18th सेंचुरी में मेन एंड वुमेन इलिटरेट थे, मतलब बहुत सारे मेन एंड वुमेन इलिटरेट थे। तो therefore वो सिंबल्स एंड इमेजेस की हेल्प से अपने आइडियाज को कन्वे करते थे इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स। हम ऐसे ही कुछ सिंबल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है वो है द ब्रोकन चेन। तो द ब्रोकन चेन जो थी वो सिंबलाइज करती थी द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। किससे फ्रीडम? बिकमिंग फ्री फ्रॉम द चेन्स ऑफ मोनार्की, यानी मोनार्की से चेन फ्री होना। अब नेक्स्ट जो पिक्चर देख रहे हैं आप वो है बंडल ऑफ रॉड्स, और जिसे हम कहते हैं फैसेस। तो ये जो बंडल ऑफ रॉड्स है ये सिग्निफाई करता था स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ये बताता था कि एक रॉड को इजीली ब्रेक किया जा सकता है, बट अगर ये साथ बंधे रहें, मतलब कई सारे रॉड्स साथ बंधे रहें, तो इन्हें तोड़ना मुश्किल है। अब देखिए द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। द आई रेडिएटिंग लाइट सिंबलाइज करता था द पावर ऑफ नॉलेज को, जो इग्नोरेंस को हटाने में मदद करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये है सेप्टर, यानी रॉयल पावर का सिंबल। अब आते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, और ये सिंबल था इटर्निटी का, यानी जो टाइमलेस है, जिसका कोई बिगिनिंग और एंड नहीं है। नेक्स्ट है रेड फ्रिजियन कैप। ये कैप एक स्लेव पहनता था जब उसे फ्रीडम मिलती थी। फिर आते हैं ब्लू, व्हाइट, रेड कलर्स। अब ये तीन कलर्स फ्रांस के नेशनल कलर्स थे। अब पिक्चर देखिए द विंग्ड वुमन। द विंग्ड वुमन रिप्रेजेंट करती थी लॉ को। फिर आती है लॉ टैबलेट। द लॉ टैबलेट स्टेटेड दैट हर कोई इक्वल है बिफोर द लॉ एंड लॉ हर के लिए बराबर है। तो अब लेते हैं एक क्विक रिकैप। कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरुआत की एक डिक्लेरेशन से, जिसको कहा गया है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग फ्रेंच सिटीजन्स को सेवरल राइट्स ग्रांट की गई, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ये सारे राइट्स को एस्टैब्लिश किया गया एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। दे बिलोंग्ड टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। ये स्टेट की ड्यूटी थी कि वो सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स की प्रोटेक्शन करे। अब 18th सेंचुरी में मेन एंड वुमेन इलिटरेट थे, काफी सारे। Therefore, वो सिंबल्स एंड इमेजेस की हेल्प से अपने आइडियाज को कन्वे करते थे इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स। और फॉर एग्जाम्पल अ ब्रोकन चेन
जो सिग्निफाई करता था द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, बंडल ऑफ रॉड्स एंड फैसेस जो स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी के आइडिया को कन्वे करता था. नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन with the Declaration of the Rights of Man and Citizen. It granted several rights to the citizens, for example, right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law. These rights were established as natural and inalienable rights. It was the duty of the state to protect each citizens' natural right. The majority of men and women in the 18th century could not read or write. So, images and symbols were used to communicate important ideas instead of printed works. For example, the broken chain stands for the act of becoming free. And the bundle of rods of fasces communicate the idea that strength lies in unity. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनको रिवाइज भी करा है. तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं. तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर.